हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2022 की जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को आप कह सकते हैं, जिसका नाम है, आपने सुना भी होगा, मापन, आकलन और मूल्यांकन। तो इन टॉपिक से आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम दे रहे हों, चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हों, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हों, या फिर कोई भी यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपके 2 नंबर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग पहले प्रीवियस ईयर में दिए हैं या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं इस साल के लिए, तो उसमें भी देखेंगे तो आपको लगभग सभी सेट्स में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से मैंने समझाया, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। और हमारी आज की क्लास है 19th। ऐसे ही डेली बेसिस पे पूरी कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। टॉपिक पहला है यहाँ पे हमारा मापन, यानी कि मेजरमेंट। मापन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो मापन जो होता है उसको अगर जनरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊं तो किसी भी आपकी वस्तु को अंक प्रदान करना। अंक प्रदान करना यानी कि जैसे कि आपने कक्षा 6 में, अगर आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 7 में जाएंगे तो वहाँ पे आप कक्षा 6 जब पास करेंगे तो उसमें जैसे आपका पूर्णांक है 500 का, तो उसमें से आप पाए हैं अगर 400, तो ये अंक आपको दिया जा रहा है। कक्षा 6 में आपको अंक दिया गया तो उस चीज़ को कहेंगे वहाँ पे मापन। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अंक प्रदान करना, आंकिक या फिर अंकात्मक रूप अगर देते हैं उस चीज़ को तो उसको हम कहते हैं मापन। और मापन में क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर उस चीज़ को जो हम एकत्रित कर लेंगे इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पे किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अंक प्रदान करेंगे, उसी को कहते हैं मापन। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता करता है। जैसे अगर किसी का मूल्यांकन, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको मूल्यांकन के बारे में, तब आपको मापन समझ में आएगा। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो मापन होता है वो सहायता प्रदान करता है। अब मापन के लिए जो उदाहरण मैंने बताया था, उत्तर पुस्तिका या परीक्षा को जांचना तथा उसमें अंक प्रदान करना मापन कहलाता है, मापन का उदाहरण है। आशा करता हूँ आप लोगों को मापन समझ में आ गया होगा। आज के बाद मापन कभी नहीं भूलेंगे। अब दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है आकलन, यानी कि असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है यहाँ पे देखिए। असेसमेंट के द्वारा, यानी कि आकलन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे आपका मापन में की जा रही थी। इसमें छात्रों का बिना अंक तथा ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है। जैसे इसमें क्या करते हैं, सूचनाएं तो एकत्रित कर लिए, अब उसके आधार पे हम अंक नहीं देते हैं, ग्रेड नहीं देते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। हम उसको बिना अंक दिए, बिना ग्रेड दिए उसका हम आकलन करते हैं। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। जैसे कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मापन, आकलन और मूल्यांकन, तो आपसे बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता चलूँगा, तो इसी को क्या कहते हैं, आकलन। कोई चीज़ समाप्त होने के पहले ही अगर मैं उस चीज़ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि देखते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है शिक्षक के, या फिर जो स्टूडेंट को, जिसको पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है टॉपिक कि नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं असेसमेंट, यानी कि आकलन कहते हैं। जो आपका प्रक्रिया, जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं कोई, तो उसके साथ ही साथ चलती है, उसको कहते हैं आकलन। ये सतत, यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। जब तक आपका कार्य चलता रहेगा वो चलता रहेगा, आपका साथ ही साथ आकलन चलता रहेगा। अतः इसको सफलतापूर्वक करने हेतु योजनाओं का भी यहाँ पे आवश्यकता। कोई भी यहाँ पे अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका आपको सही तरीके से, सही उद्देश्य आपका ये है कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे ये चीज़ें सीख जाएंगे, तो उसका एक प्लान होना चाहिए। तो आकलन क्या होता है, उसको बीच बीच में अपने शिक्षण पद्धति को, बच्चों को कितना ज्ञान हो रहा है, इसका आपको आकलन करते चलना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाना सिखाना है, जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा 5 का, 4 का, 3 का, किसी भी क्लास का विद्यार्थी, उसको अगर पढ़ना सिखाना है कि ये लाइन आपको पढ़नी है आकलन की चर्चा करते हुए, आकलन को, तो इस तरीके से आपको उस बच्चे को सिखाना है। तो उसके पहले क्या होना चाहिए, उसको ये जानना होना, आपको ये पता होना चाहिए क्या उसको अक्षरों का ज्ञान है कि ये क्या लिखा हुआ है, अ लिखा है कि ये ल लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, हमको ये प्रक्रिया जो होती है आकलन की, वो किसी चीज़ को कैसे सिखाना है उसमें मदद करती है।
अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे मिचेल स्क्रीवेन। इन्होंने 1967 में आकलन के ऊपर चर्चा किया और आकलन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जी। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि संरचनात्मक आकलन और समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के क्वेश्चंस में ये काम आएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। संरचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखिए। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का आकलन करता है तो इसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब शिक्षण कार्य हो रहा है, चल रहा है, क्लास चल रही है आपकी, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, बीच बीच में क्या होता है, टीचर प्रश्न पूछता है। बीच बीच में प्रश्न पूछ रहा है क्या, चेक करने के लिए कि जो छात्रों को वो उपलब्ध कराना चाहता है नॉलेज, क्या वो सही तरीके से जा रहा है उनके पास, क्या उसकी संरचना सही है। इसी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो शिक्षण कार्य करने के साथ ही साथ चलती है। दूसरा क्या है, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो समाप्त हो गया, कोई क्लास आप कक्षा 6 में है, वो कक्षा 6 समाप्त होने वाली है, कोई मतलब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के सारे चैप्टर समाप्त हो गए। उस समाप्ति के बाद किए जाने वाला जो आकलन होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों के उपलब्धि का स्तर जांचना। जैसे आप कक्षा 6 में हैं तो कक्षा 6 के लास्ट में क्या होता है, आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। उस फाइनल एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे अंक संख्यात्मक मान ग्रेडिंग दी जाती है कि आप 500 में से 300 अंक प्राप्त किए तो सेकेंड डिवीज़न है, 400 प्राप्त किए तो फर्स्ट डिवीज़न है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, कोई चीज़ कार्य चल रहा है उसके समाप्ति के बाद कोई आपको दिया जाएगा यहाँ पे ग्रेडिंग, तो उसको कहते हैं हम योगात्मक आकलन। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव और असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में यहाँ पे कुछ यहाँ पे अंतर मैं दिखा रहा हूँ। पहला यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य समय समय पर किया जाता है, जो फॉर्मेटिव मैंने बताया था, बीच बीच में ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। दूसरी तरफ क्या होता है, समेटिव असेसमेंट में केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा क्या है, इसकी प्रकृति सुधारात्मक है, बीच बीच में प्रश्न पूछ के आपको सुधार, अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार किया जाएगा। जबकि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है समेटिव की, जो लास्ट में होता है, आपने सारा काम कुछ कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक यहाँ पे निर्णय देगा, निर्णय प्रदान करेगा। जैसे आप पास किए उस एग्जाम को, नहीं किए, यहाँ पे निर्णय हो जाएगा। तीसरा क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। जैसे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप सुधार करेंगे। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, बताने में तरीके में कमी हो, तो उसमें सुधार हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उपलब्ध स्तर जांचने के लिए किया जाता है। चौथा क्या है, शिक्षकों तथा छात्रों दोनों के लिए ये कार्य करता है, ये आपका शिक्षक के उद्देश्य प्राप्ति के लिए करता है ये कार्य। पाँचवा है, यह सीखने के लिए आकलन होता है, यह सीखने का आकलन होता है, क्या आपने सीखा, और ये क्या होता है, सीखने का आकलन, क्या आप सीख रहे हैं। छठवां है, इनके निष्कर्ष अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते हैं। जो आप बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में अगर कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा कि आपने बीच में कितना आंसर बताया है कि नहीं बताया। जबकि इसमें क्या होता है, इसके निष्कर्ष भी अंतिम निर्णय यहाँ पे प्रदान करते हैं। और सातवां क्या है, यह अनौपचारिक प्रशिक्षण जैसे अवलोकन, मुख्य कार्य, लिखित इकाई परीक्षण आदि के रूप में यहाँ पे प्रयोजित की जाती है। जबकि यहाँ पे टर्म परीक्षाएं जो होती हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं, इस तरीके से इसको आयोजित किया जाता है। अब आपका आता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंक करना। यहाँ पे देखेंगे दो शब्दों से मूल्यांकन बना है, मूल्य धन अंकन। मूल्य को कोई कार्य है उसको अंक प्रदान करना। जैसे आपका मापन था उसी तरीके से मूल्यांकन भी है, लेकिन मापन जो था वो व्यापक नहीं था। ये जो आपका मूल्यांकन है ये आपका मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। ये मूल्यांकन जो होता है वो सिर्फ अंक नहीं प्रदान करता, वो आपके सभी पहलुओं पे यहाँ पे ध्यान देता है कि आपके शैक्षिक स्तर क्या हैं, आपके मानसिक स्तर क्या है, आपके बौद्धिक स्तर क्या है, सभी पहलुओं को जांचता है, तब मूल्यांकन करके उसको अंक प्रदान करता है। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों यहाँ पे पहलुओं पे ये ध्यान देता है मूल्यांकन। यही अंतर है आपका मूल्यांकन और मापन में। निर्धारित, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है देखेंगे, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, इसका मूल्यांकन होता है। अब ये जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी स्लाइड से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनों शब्द क्या हैं, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई कार्य हो रहा था उसके बाद आपसे वो कार्य का निष्कर्ष निकाला गया,
तो क्या होगा, सीखने का आकलन होगा। समेटिव असेसमेंट जो अभी मैंने आपको योगात्मक आकलन बताया था। दूसरा क्या, सीखने के लिए आकलन, जैसे कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसी के बीच बीच में प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे क्या सिखा रहे हैं हम, उसको सुधारने के लिए आकलन किया जा रहा है यहाँ पे, तो सीखने के लिए आकलन होगा। उसमें क्या मैंने बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि संरचनात्मक आकलन। और तीसरा क्या था यहाँ पे, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि सीखने के रूप में आकलन, यानी कि हम कैसे सीख रहे हैं। स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट होता है इसमें, जैसे आप कोई परीक्षा दे रहे हैं और अपने दोस्त से ही बोल रहे हैं कि यार ये मेरा असेसमेंट कर लो, क्या मैंने ये सही लिखा है, सही बोला है कि नहीं बोला है। इसको क्या कहते हैं, स्व आकलन, यानी कि स्वयं से आप अपने आप का आकलन करवा रहे हैं। याद रखिएगा इसको। अब आता है इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, CCE का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE का फुल फॉर्म पूछा गया है लास्ट ईयर में सीटेट में, तो इसको याद रखिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE का फुल फॉर्म है। इसमें सतत मूल्यांकन एक होता है, एक व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन जैसा कि नाम से है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस तरीके से वो चलता रहेगा। सतत शब्द का अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि ये प्रक्रिया आपकी जो होगी मूल्यांकन की, वो लगातार शिक्षण कार्य के साथ साथ चलती रहेगी। और दूसरा क्या है, व्यापक मूल्यांकन, जैसे इसका नाम ही है व्यापक मूल्यांकन में क्या करते हैं, व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से है। जैसे शारीरिक विकास उसका कितना हुआ, मानसिक विकास कितना हुआ, सामाजिक विकास कितना हुआ, नैतिक संवेगात्मक विकास कितना हुआ, ये सारी जो हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसमें आता है व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी देख लिए। अब आता है मूल्यांकन की विशेषताएं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। मूल्यांकन की विशेषताओं में पहला यहाँ पे मूल्यांकन किस तरीके का होना चाहिए, तो मूल्यांकन सबसे पहले वैलिड होना चाहिए, यानी कि वैध होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए उस मूल्यांकन में। यानी कि अच्छे मूल्यांकन की पहली विशेषता उसकी यहाँ पे विषयानुकूलता है। यानी कि विषयानुकूलता क्या है, इससे अभिप्राय यह है कि उस मूल्यांकन द्वारा केवल उस ज्ञान का ही जांच किया जाए जिसके लिए वो परीक्षा ली गई। जैसे आपका मैथ का पेपर है तो उसमें ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे इतिहास का क्वेश्चन ना डाल दीजिए उसमें, कि अगर मैथ का क्वेश्चन पेपर चल रहा है उसमें आप डाल दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें वैलिड अगर है तो उसमें मैथ से अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो मैथ के ही क्वेश्चन डालने चाहिए। इतिहास का कोई पेपर है तो उसमें इतिहास का ही चीज़ डालिए, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं वैलिड, यानी कि वैधता, वैलिडिटी। दूसरा क्या है यहाँ पे, विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी क्या है उसकी, उस जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीय है कि नहीं है। तो उत्तम मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन चाहे कोई भी कर रहा हो, किसी भी समय कर रहा हो, परिणाम सदा एक हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपको जो टीचर पसंद करता है वो मूल्यांकन आपका करे तो आपको 100 में से 90 नंबर दे दे। कोई ऐसा टीचर हो जो न्यूट्रल हो, जो आपको न पसंद कर रहा हो न तो आपसे घृणा कर रहा हो, वो आपका मूल्यांकन करे तो 70 नंबर आप पाए। या फिर कोई ऐसा टीचर हो जो आपको पसंद नहीं करता, वो आपका मूल्यांकन करे तो आप 50 नंबर पाए उसी टेस्ट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर कोई भी वो चेक करे, चाहे आपको पसंद कर रहा हो वो टीचर, ना पसंद कर रहा हो, न्यूट्रल हो, आपको एक ही अंक हमेशा प्रदान हो उस टेस्ट में, तो उसको कहते हैं विश्वसनीय, यानी कि विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। तीसरा यहाँ पे है मूल्यांकन की विशेषता में व्यवहारिकता, यानी कि प्रैक्टिसेबिलिटी, यानी कि एक अच्छा मूल्यांकन प्रयोग और उपयोग की दृष्टि से व्यवहार में लाने योग्य होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन ना हो कि वो कोई कर ही ना पाए। जैसे आपने कर लिया, आपने बनाया है मूल्यांकन का तरीका, लेकिन कोई दूसरा टीचर वो मूल्यांकन कर रहा है तो वो कर ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या है, व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक क्या है, सभी लोग चला लेते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, सबको अगर दे देंगे तो वो पढ़ता चला जाएगा, मतलब चला लेगा वो। तो क्या है, वो व्यवहारिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका मूल्यांकन भी होना चाहिए कि निर्माण में उसको बनाने में आसानी हो, उस मूल्यांकन को प्रयोग करने में आसानी हो और परिणाम निकालने में भी आसानी हो। ठीक है, तो व्यवहारिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या है इसकी विशेषता, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप देखे होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने, जैसे आपका एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि आप महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उसमें ए ऑप्शन रहेगा 1878, दूसरा रहेगा 1879, इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें मतलब एक ऑप्शन आपका सही हो, उसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी को कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए आपका मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिका में वस्तुनिष्ठता का होना भी आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों। जैसे कि आपका प्रश्न का गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो इसका निश्चित होगा एक प्रश्न का आंसर जो भी होगा। ठीक है,
और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो। अब गांधी जी का जन्म जो हुआ है वो तो ये तो है नहीं कि 1950 में उनका जन्म हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ही हो, उसमें अंक जो अगर दे रहा है सही है तो सही आपको अंक मिलेगा, नहीं सही है तो गलत पूरा अंक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का है वो क्वेश्चन तो आपको 5 में से 2 नंबर मिल जाएगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। सही है तो आपको 5 में से 5 मिलेगा, गलत है तो 5 में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का मापन मूल्यांकन और आपका आकलन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आंसर लिख के ले आता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग PDF भी अगर मेरी देख रहे हैं, वीडियो नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपको सही सही आंसर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आकलन सर्वाधिक जो उपयुक्त होता है वो होता है आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित होना चाहिए, यानी कि साथ साथ आपका आकलन चलते रहना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टीना एक टीचर है, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस प्रकार के आकलन को की तरफ संकेत कर रहा है। तो मैंने बताया था कोई कार्य हो रहा था, उसके समाप्ति के बाद क्रिस्टीना क्या की है, बच्चे को भ्रमण पे ले गई है, लेकिन भ्रमण के बीच में प्रश्न नहीं पूछ रही, भ्रमण की समाप्ति पे भ्रमण पे चर्चा कर रही है। तो क्या होगा, सीखने का आकलन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। खत्म होने के बाद ये आकलन किया जा रहा है, यानी कि समेटिव असेसमेंट है ये, सीखने का आकलन। तीसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है, अपना असेसमेंट कर रहा है, अपना आकलन कर रहा है कि मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है वो। चौथा क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है, अगर आप उद्देश्य बनाए हैं कि हमारा ये चैप्टर पढ़ाना है, हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे इसके पढ़ने के बाद ये चीज़ें सीख जाएंगे, तो आप उसमें मूल्यांकन जरूर करेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी गुण या विशेषता को गणितीय अंक में व्यक्त करना क्या कहा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिर्फ गणितीय अंक देना मापन कहलाता है वो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की उपलब्धता को, जो उपलब्धि क्या उन्होंने हासिल की उसको मापना। तो मूल्यांकन का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये दोस्तों था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मापन मूल्यांकन और यहाँ पे आकलन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जिससे आप लोग चाहे जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर रीट, उसमें आप आराम से पास हो जाएँ। अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं क्लासेस तो आप में इंप्रूवमेंट आ रही होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और डेली बेसिस वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।